गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 के पहले 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 8 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 8 क्वेश्चन में कहा है इन्होंने एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। आपको एक एपी दे रखी है, उसमें टोटल 50 टर्म्स है। आपको एक एपी दे रखी है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स है। और इसकी थर्ड टर्म जो है वो 12 है। थर्ड टर्म आपको दे रखी है 12 and the last term is 106. Find the 29 term. हमें क्या करना है? 29 टर्म निकालनी है। और इसकी जो लास्ट टर्म दे रखी है वो दे रखी है 106। लास्ट टर्म कौन सी होगी? 58 टर्म जो होगी वो इसकी लास्ट टर्म होगी। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। इसमें मैंने कहा है आपको एक एपी दे रखी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। इसकी थर्ड टर्म दे रखी है 12 और लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? 58 टर्म होगी। 50 जो टर्म होगी वो क्या होगी? इसकी लास्ट टर्म होगी। तो A50 आपको दे रखा है 106। हमें क्या करना है? इसकी 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए कभी भी एपी में अगर आपको कोई भी टर्म पूछी जाती है तो उसके लिए आपको एक तो n पता होना चाहिए। n आपको दिया हुआ है क्योंकि 29 टर्म पूछी है उन्होंने, और एक a पता होना चाहिए और एक d पता होना चाहिए। मतलब n, a और d ये पता होना चाहिए तो आप कोई भी टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इससे और इससे दो इक्वेशंस बना लेंगे, उसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। ये किसके बराबर दे रखा है? 12 के। और 58 टर्म a प्लस 49d ये किसके बराबर दे रखा है? 106 के। अब देखिए आप टर्म कैसे निकालते हो? मान लीजिए आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो a तो उसमें आएगा ही और प्लस में 2d आएगा। यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी है इसलिए 2d आ रहा है। यहाँ पे हमें 58 टर्म निकालनी है इसलिए क्या आ रहा है? यहाँ पर a तो आएगा ही प्लस 49d आ रहा है। d का जो मल्टीपल होता है, d का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। थर्ड टर्म निकालनी है तो d के आगे 2 आएगा। 58 टर्म निकालनी है तो d के आगे कितना आएगा? 49 आएगा। अच्छा इन दोनों में हमने किया क्या? हमने nth टर्म का फार्मूला लगा दिया। nth टर्म का फार्मूला लगा दिया। nth टर्म का क्या फार्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाकर a और d फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप इसका साइन चेंज कर लीजिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा -47d इज इक्वल टू -94। तो d आएगा -94 अपॉन -47। तो d कितना आ जाएगा? 2। d कितना आ जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पुट करके। तो वी हैव a प्लस 2d किसके बराबर रखा है? 12 के। तो यहाँ पे आप क्या करिए? d की वैल्यू रख दीजिए। तो a कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। a किसके बराबर आ जाएगा? 8 के। अब देखिए हमने a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। अब आप जो सी मर्जी टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सी टर्म निकालनी है आपको? हमें निकालनी है 29 टर्म। तो वी नो a29 किसके बराबर होगा? a प्लस 28d के। a की वैल्यू रख दीजिए। a कितना दे रखा है? 8 और d कितना दे रखा है आपको? 2। तो आएगा 8 प्लस 56 कितना आ जाएगा? 64। देखिए जो ये टर्म निकालते हैं हम 29 टर्म क्या होगी? a तो क्या आता ही है प्लस जो सी टर्म होती है उससे हमेशा एक कम होता है जो d का कोफिशिएंट या मान लीजिए d का मल्टीपल होता है। तो 29 टर्म का क्या फॉर्म होगा? a प्लस 28d। a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू पता है, पुट करके हम क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
देखिए 9 क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, 9 क्वेश्चन में कहा है इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, आपको थर्ड और 9 टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है इन्होंने, 4, और 9 टर्म दे रखी है -8। अब वो पूछ रहे हैं इसकी कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इसमें आपको थर्ड और 9 टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9 टर्म दे रखी है -8। तो हमें क्या करना है, ये पता करना है इसकी कौन सी टर्म जो है 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट इसकी nth टर्म जो है वो 0 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, आनंद का आपको एक एपी दे रखी है, उसकी थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9 टर्म दे रखी है -8। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी टर्म बतानी है जिसकी वैल्यू 0 हो, इसकी कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। मतलब हमें क्या करना है, an तो 0 दे रखा है, n की वैल्यू हमसे क्या की है, इन्होंने पूछी है कि भाई थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, 7 टर्म होगी, 8 टर्म होगी, कौन सी टर्म जो है उसकी 0 होगी। अच्छा थर्ड टर्म तो खैर हो नहीं सकती, क्यों, थर्ड टर्म आपको 4 दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और d निकाल लेंगे। a और d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + 2d, और 9 का क्या होता है, a + 8d। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा, -60 = 12। तो d कितना आएगा, 12/-6। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखिए वी है, हमारे पास रिलेशन क्या है, a + 2d किसके बराबर है बच्चों, वो 4 के बराबर है। तो आप d की वैल्यू रख दीजिए। तो a किसके बराबर आ जाएगा, 8 के। अब आपने क्या किया है, a निकाल लिया और d निकाल लिया, a निकाल लिया और आपने d निकाल लिया। अच्छा अब इन्होंने कहा है आपको nth टर्म, हमने लेट कर ली, nth टर्म जो है वो 0 है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी हैव nth टर्म का क्या फॉर्म होता है, a + n - 1 × d, ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के। तो आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज रख दीजिए। हमें a दे रखा है 8, n हमें फाइंड आउट करना है, और d कितना दे रखा है आपको, -2। तो आएगा 8 - 2 + 2 = 0। तो ये कितना आएगा, 10 - 2n = 0। अब इसको उधर ले जाइए, 2n किसके बराबर आ गया, 10 के, तो n आ गया 10/2, दैट मीन्स 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, वो 0 होगी। देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसमें मैंने कहा है आपको एक एपी दे रखी है, उसकी थर्ड टर्म तो 4 है, 9 टर्म -8 है, तो इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। मतलब आपसे जो है उन्होंने n की वैल्यू पूछी है, और an किसके बराबर दे रखा है, वो हमें 0 के बराबर दे रखा है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी, 17 टर्म ऑफ एन एपी exceed the 10 term by 7। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका d फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में मैंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17 टर्म जो है वो इससे बड़ी है, कितना, 7, मतलब इसकी वैल्यू जो है 7 ज्यादा है इससे,
तो आपको क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना जाऊँ बीच में, तो इस केस में देखिए इन दोनों में ये बड़ा है, कितना बड़ा है 7, तो हम क्या करते हैं छोटे में 7 ऐड कर देते हैं ताकि वो बड़े के बराबर आ जाए। मान लीजिए ये 17 है, ये 10 है, तो मैं इसी में तो 7 जोड़ूंगा ताकि दोनों बराबर आ जाए। तो इन दोनों में ये बड़ा है कितना 7, तो मैंने बीच में इक्वल टू का साइन लगाने के लिए यहाँ पे 7 ऐड कर दिया। अब 17 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + 16d और इसका a + 9d। अब इसे a को a से कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, कितना आएगा 16d - 9d कितना आएगा 7d = 7, तो d कितना आ जाएगा 7/7 दैट मींस 1। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने कहा 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 बड़ी है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाने के लिए बीच में इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया 7 ऐड कर दिया ताकि दोनों के दोनों बराबर आ जाए। फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगा के मैंने d फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट तरीके से करना हो तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 टर्म्स का डिफरेंस है ना, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 70 आएगा। इन दोनों में कितनी टर्म्स का डिफरेंस है, 7 टर्म्स का डिफरेंस है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा हमेशा कितना आएगा 7 आएगा। अब 7d किसके बराबर दे रखा है 7 के, तो ये इससे कट जाएगा, तो d कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं अगर ये MCQ में आए तो। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 7d के बराबर होगा। मान लो एक टर्म होती 25th टर्म और एक होती 11th, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आता, इन दोनों में 14d का डिफरेंस आता। ये टर्म निकाल लो, ये टर्म निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तो 14d जो है आपका बचता। तो 14d को हम क्या करते हैं उस डिफरेंस के बराबर रख देते, तो d की वैल्यू हमारी आराम से निकल जाती है। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th ही है पूरी एक्सरसाइज का। देखिए इसमें मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक ये एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, ये आपको एपी दे रखी है। अब वो पूछ रहे हैं इसकी कौन सी टर्म जो होगी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखिए इन्होंने कहा इसकी कौन सी टर्म जो है इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। दोबारा समझ लीजिए, इसमें उन्होंने कहा है ये आपको एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म निकालें हम ताकि वो इसी की 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ लेट कर लेता हूँ जो रिक्वायर्ड टर्म हमें चाहिए, लेट रिक्वायर्ड टर्म जो है वो an है। तो अब ये an जो है ये 132 ज्यादा है किससे 54 टर्म से। जो हमें टर्म चाहिए वो आप an मान लीजिए, उसकी वैल्यू क्या है an है। लेट रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू an, मतलब जो रिक्वायर्ड टर्म जो उन्होंने टर्म पूछी है उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली an मान ली। अच्छा, अब an किसके बराबर है, an जो है इससे 132 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे 132 ऐड कर दूंगा। अच्छा, an जो है वो नंबर ऑफ टर्म नहीं है, यहाँ पे उस टर्म की जो हमसे पूछी है उसकी वैल्यू है। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 3, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 15, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 27, ऐसे ही जो टर्म उन्होंने पूछी है उसकी वैल्यू क्या है an है। अब an जो है इसकी 54 टर्म से, इसी AP की 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसलिए हमने छोटे में क्या किया 132 ऐड कर दिया ताकि दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सीधा ये लिख दोगे an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका a प्लस
53D और ये 132। ये तो पता ही है हमें, ये भी पता है कैसे निकालते हैं। ए से चला जाएगा, एन आपको फाइंड आउट करना है। डी कितना दे रखा है आपको 12। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, तो डी आ गया 12। 53 डी आ गया 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 636 प्लस 132। इसे इधर ले आओ, तो ये कितना आएगा 768 प्लस 12, तो n कितना आ जाएगा 65। मतलब 65th टर्म जो होगी वो क्या होगी, इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। क्लियर है? देखिए इसमें जो देखा है आपको एक एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म निकालें ताकि वो इसी की 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। तो हमने क्या किया, रिक्वायर्ड टर्म की वैल्यू हमने an मान ली, तो an किसके बराबर है, a54 प्लस 132 के बराबर है। फिर हमने सॉल्व करके क्या किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आ जाए तो आप इसको शॉर्टकट तरीके से करके आओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये काफी लेंथी तरीका है। देखो आप ये देखिए, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है 12। अब ये जो टर्म है nth टर्म 54 से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा होगी वैल्यू उसको हम d से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब ये जो टर्म है उसमें अगर आप 11 ऐड कर दोगे तो वो हमसे क्या आएगी, ये कितनी दे रखी है 54 टर्म दे रखी है ना, 54 प्लस 11 कितना आंसर आ जाएगा 65 आ जाएगा। दोबारा एक बार समझ लीजिए, इन्होंने कहा है आपको एक ऐसी टर्म निकालनी है जो इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। 54 टर्म से कितना हो, 132 ज्यादा हो। तो देखिए वो जो nth टर्म है इसमें और इसमें कितनी वैल्यू का अंतर है, 132 का अंतर है। और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 12, तो 12 को इससे डिवाइड कर लो तो कितना रहा है 11। तो इसका मतलब ये जो n होगा वो कितना होगा 54 प्लस 11 होगा। कितना होगा 54 प्लस 11, मतलब वो 65th टर्म होगी। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। आपको दो अलग अलग एपी दे रखी हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। आपको दो एपीज दे रखी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रिलेट कर लेता हूँ। ये मान लो फर्स्ट एपी और एक मान लो सेकेंड एपी। ये ले लिया हमने फर्स्ट एपी और ये सेकेंड एपी। तो फर्स्ट टर्म जो है उसे तो मैंने यहाँ पे a मान लिया और यहाँ पे a डैश मान लिया। क्या मान लिया, a डैश। जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म मैंने a मान ली और इसकी क्या मान ली, a डैश। अच्छा कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। कॉमन डिफरेंस इसका d है तो इसका भी क्या होगा, d होगा। अच्छा nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, इसका होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी यही होगा मगर a की जगह क्या आ जाएगा, a डैश आ जाएगा। सही, तो आप सीधा लेट कर लीजिएगा। फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो a है और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है a डैश। कॉमन डिफरेंस दोनों का d मान लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में मैंने कहा है
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इन्होंने कहा है इन दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो मैं जो है ए को बड़ा मान लेता हूँ, ए डैश से। दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है। और पूछा क्या है इन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमें 1000 टर्म का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो पहले इसको ओरली कर लीजिए। अगर मान लीजिए दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, दो अलग अलग एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों की अलग है मगर कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 100 टर्म के बीच में डिफरेंस ले रहे हो 100, तो आप कोई भी टर्म ले लो, दोनों की जो 50वीं टर्म होगी उनका डिफरेंस भी 100 ही होगा, वो सेम ही रहेगा। दोनों की 101 मतलब 101वीं टर्म का डिफरेंस ले लो, दोनों की 101वीं टर्म निकालो, उसका जो डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा। दोनों की 1000 टर्म ले लो, उसका जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा। अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली प्रोग्रेस करती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम अमाउंट से क्या होती है, बढ़ती है। तो उसमें अगर आप कोई भी टर्म ले लोगे, मान लीजिए दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस ले रहे हो आप और दोनों की 58 टर्म का डिफरेंस ले रहे हो, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 100 होगा। मगर इसे प्रूव कैसे करेंगे हम? अगर मान लीजिए ये आया उसमें एमसीक्यू में तो सीधा लिखाओगे, मगर लिखने का ढंग कैसे होगा अगर मान लीजिए 2-3 मार्क्स में आ गया तो देखिए उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A1000 माइनस A-1000 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला बच्चों, A प्लस 999D। ये तो मैंने निकालना सिखाई दिया आपको, कोई भी टर्म निकाल लियो। और इसका क्या आएगा, A' प्लस 999D। तो ये 999D से 999D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा A'। अब आपको क्या करना है, A माइनस A' की वैल्यू निकालनी है। वो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। 100 टर्म का क्या होगा फार्मूला, A प्लस 99D और ये A' प्लस 99D। तो अब 99D से 99D कट जाएगा तो आएगा A माइनस A', ये भी 100 आ गया। तो इसे ले लीजिए फर्स्ट और इसे ले लीजिए, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। A माइनस A' की वैल्यू भी आ गई 100, यहाँ रख दीजिए। तो इसका मतलब इनकी जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। देखिए आपको ना इसमें ये जरूर लिख के आना है कि यहाँ पे हम A को जो है बड़ा ले रहे हैं A' से, ये जरूर मेंशन कराना। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, आपको दो एपी दे रखी है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है। सेम कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है वो हमेशा इक्वली क्या होगी, इक्वल रेट पे क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। अच्छा, वो कहते हैं कि 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, वो भी 100 ही होगा। वो भी कितना होगा, 100 ही होगा। क्यों, दोनों इक्वल अमाउंट से क्या हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो डिफरेंस भी क्या होगा, सेम ही रहेगा उनके बीच में हमेशा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको काउंट करके बताने 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं और एंड कहां पर होते हैं। ये आएगा 3 डिजिट नंबर्स आर एज फॉलोज। हमें 3 डिजिट नंबर्स क्या करने हैं, लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा, 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103 और लास्ट कितना आएगा
999, लास्ट क्या आएगा 999। अब देखिए ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर होते हैं, मगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमने बोला है इनमें से कितने नंबर है हम काउंट करके बताओ जो 7 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, इनमें से पहले छांट लेंगे कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, कौन कौन से नंबर है, सॉरी 7 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 are as follows। सबसे पहले तो आएगा 105, फिर आएगा 112, पहला निकाल लीजिएगा, उसके बाद तो 7 ऐड कर करके पता लग जाएगा, 119 डैश डैश डैश, और आखिरी वाला कितना होगा 999, आखिरी वाला कितना होगा 999। देखिए आपको पहला और आखिरी जो 7 से डिविजिबल नंबर है वो निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, बीच के नंबर्स निकालने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए पहला नंबर कैसे निकालोगे 105, जिनकी टेबल्स स्ट्रॉन्ग है वो तो कर लोगे, जिनको पहाड़े अच्छी तरीके से आते हैं, जिनको टेबल्स में थोड़ा दिक्कत है वो समझ लो। देखो आप क्या करो, सबसे पहला नंबर ले लो 100, इसे 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 30, अब 7 4 से कितना आ गया 28, मतलब 2। तो अगर मैं यहाँ पे 5 और ऐड कर देता, यहाँ पे 5 और ऐड कर देता तो रिमाइंडर क्या आ जाता 0। मतलब अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो वो नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, इसलिए पहला नंबर जो है वो 105 है, पहला नंबर क्या है 105 है। एक बार दोबारा समझ लो, ये आपको दे रखा है 100 को आप 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आ रहा है 2, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 और ऐड कर देता तो ये 7 से कंप्लीटली क्या होता है चला जाता और रिमाइंडर क्या आ जाता 0 आ जाता। तो इसका मतलब अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वो नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला नंबर तो हमने निकालना सीख लिया, दूसरा कैसे निकालोगे, इसमें 7 ऐड कर दो, तीसरा कैसे निकालोगे, इसमें 7 ऐड कर दो, फोर्थ निकालने की जरूरत है नहीं। फिर आपको निकालना होता है आखिरी नंबर, फिर हमें क्या निकालना होता है आखिरी नंबर। आखिरी नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 999 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 40, तो ये आ गया 5। अब देखो यहाँ पे 5 बच गया, तो अब अगर मान लीजिए यहाँ से मैं 5 घटा देता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ 5 घटा देता हूँ, तो वो जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पे 5 घटाया तो कितना आ गया 999। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहला नंबर निकालना है उसमें तो ऐड करते हैं, और जो आखिरी वाले नंबर निकालना है उसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5 बचा तो मैंने 5 सीधा माइनस करके नंबर निकाल लिया, क्यों, अगर मैं कुछ ऐड करता, अगर यहाँ पे 2 ऐड करूँ तब भी तो रिमाइंडर 0 आ जाता ना, मगर 2 ऐड करते ही वो नंबर क्या होगा 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे था 100 तो ये आएगा 7, यहाँ 14 आता है, यहाँ 98 और यहाँ बचा था 2। तो अब इस केस में देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब भी जो नंबर आएगा वो क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, मगर 2 सब्ट्रैक्ट करते ही नंबर आ जाएगा 98, और 98 क्या होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, इसलिए यहाँ वाले में आपको ऐड करना है और वहाँ वाले में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए आप नंबर्स कैसे काउंट करोगे, नंबर्स कैसे काउंट करोगे। अब ये एपी बन गई, इसमें आपको बताना है कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसे सेकंड टर्म मान लेंगे और इसे nth टर्म मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे nth टर्म, और n की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसमें हम लेट कर लेंगे an जो है वो कितना है 999, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आ गई 105, n माइनस 1, d कितना आएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994, तो 7n प्लस 98 इज इक्वल टू 994, तो 7n कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, वो आएगा 896, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 128। इसका मतलब
ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये टोटल 108 टर्म्स है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने कहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250। देखिए सॉरी 10 एंड 250। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने क्या कहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसमें उन्होंने कहा है 10 और 250 के बीच में कितने जो है 4 के मल्टीपल होते हैं। 10 और 250 के बीच में 10 और 250 आपको इसके अंदर काउंट नहीं करना है, सही है। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होते हैं ये हमें क्या करना है, काउंट करके बताना है। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, ये तो दिख ही रहा है 12, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन वाली ट्रिक लगा के आप निकाल सकते हो। दिख ही रहा है 2 डिजिट नंबर को तो ऐसे ही बता लोगे आप। तो हम ये सबसे पहले लिखेंगे numbers between 10 and 250 which are divisible by 4 are as follows। सबसे पहला नंबर होगा 12, दूसरा होगा 16, 4 ऐड करते जाओ 20 और लास्ट वाला क्या होगा 248। लास्ट वाला क्या होगा 248। अब क्वेश्चन उठता है, चलो ये तो हमें देख के पता लग गया 12 होता है, फिर अगला 4 ऐड करके हमने निकाल ली 2-3 टर्म। लास्ट वाली कैसे निकालनी है, लास्ट वाली के लिए हम क्या करते हैं 250 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 या 24 10 2 या 8 तो 2 बच गया। इसका मतलब इसमें से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए अब हमने 80 तो बना ली, अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन के बतानी कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, तो इसलिए ये n टर्म की वैल्यू हो गई। हमने लेट कर लिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसलिए n टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 248। अब n टर्म का क्या फॉर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपको कितना दे रखा है 12, n हमें फाइंड आउट करना है, d दे रखा है 4, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। तो ये आगे 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248। तो 4n कितना आ जाएगा 240, तो n कितना आ जाएगा 68। तो यानी कि कितने नंबर्स होंगे, ये टोटल 60 नंबर्स होंगे। देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होते हैं, तो इसमें एक बार ध्यान रखिएगा 10 और 250 के बीच में हमें निकालने हैं। तो पहला नंबर 12 है, फिर 16, फिर 20 और लास्ट कितना होगा 248। फिर हमने क्या किया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n मान ली और इसको हमने मान लिया फिर an। तो an को 248 रख के हमने क्या किया n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth
terms of 2 AP are equal। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको 2 AP दे रखी है, पहली दे रखी है 63, 65, 67 और दूसरी AP दे रखी है 3, 10, 17। तो आपको ये बताना है इसकी देखिए इसमें मैंने कहा इसकी कौन सी टर्म जो होगी, दोनों की कौन सी टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। क्वेश्चन में एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखिए इन्होंने कहा है इन दोनों की कौन सी टर्म इक्वल होगी हमें ये बताना है, और उन्होंने बोल रखा है nth टर्म आप उसको मान लीजिए। तो आप लेट कर लीजिएगा, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसे तो a मान लो और कॉमन डिफरेंस जो है उसे d मान लो। इसकी फर्स्ट टर्म को a डैश मान लो और कॉमन डिफरेंस को d डैश मान लो, और इसकी फिर nth टर्म क्या होगी a डैश n और इसकी nth टर्म क्या होगी a n। ये आप लिख लीजिएगा कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो a है, कॉमन डिफरेंस d है और nth टर्म की वैल्यू a n है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म a डैश, कॉमन डिफरेंस d डैश और nth टर्म की वैल्यू a डैश n। तो अब देखिए इन्होंने कहा है an जो है वो a डैश n के बराबर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है 63, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d कितना है, d तो निकाल लो a2 माइनस a1, तो वो कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे a डैश कितना दे रखा है 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d डैश क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कर लो कितना आएगा 7। तो ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो इसको इधर ले आइए, 7n माइनस 2n इज इक्वल टू इसे इधर 61 प्लस 4, तो 65 इज इक्वल टू 5n। तो n कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब इनकी जो 13 टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी 13 टर्म निकाल लो, इसकी 30 टर्म निकाल लो, वो क्या होगी आपस में इक्वल होगी। अच्छा इसमें जब आप d निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और यहाँ पे d डैश इज इक्वल टू a डैश 2 माइनस a डैश 1, ये a डैश ही लिख दे रहा है हमेशा। अच्छा a2 कितना आएगा 65 और वो 61, तो 2 आ गया, और यहाँ पे a डैश 2 कितना दे रखा है 10 और a डैश 1 कितना दे रखा है 3, तो आएगा 7। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने कहा डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म तो आपको 16 दे रखी है, जो AP आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इसकी 7 टर्म जो है वो एक्सीड करती है 5th टर्म से बाई 12। 7 टर्म जो है वो एक्सीड करती है 5th टर्म से बाई 12। तो हमें AP फाइंड आउट करनी है। AP मतलब आप AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दीजिएगा। उन्होंने कहा AP फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या निकालना होगा, पहली 3 टर्म्स निकाल दीजिएगा। तो उसके लिए हमें एक A पता होना चाहिए और एक D पता होना चाहिए। तो देखिए वो यहाँ से आ जाएगा। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा यहाँ पर इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कितना 12। तो A7 किसके बराबर आएगा, A5 प्लस 12 के। A7 किसके बराबर आ जाएगा, A5 प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, इन दोनों में कौन बड़ा है, A7 बड़ा है, 7 टर्म बड़ी है, तो हम क्या करते हैं इसे छोटे में ऐड करते हैं ताकि वो बड़े के बराबर आ जाए।
अब देखिए 7 टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 60, 5th टर्म का a प्लस 4d, तो a से a चला गया, इसे धर ले जाइए 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a को तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, d को रख दूंगा 6, तो a कितना आ जाएगा 4, तो हमें a और d पता लग गया। अब आप क्या करिए, इसकी पहली 3 टर्म निकाल दीजिए, तो लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस d दैट मीन्स 4 प्लस 6 दैट मीन्स 10, और थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, a कितना है 4 और 2d कितना है 12, तो आ जाएगा 60। तो फर्स्ट टर्म आ गई 4, सेकेंड टर्म आ गई 10 और थर्ड टर्म आ गई 60। तो कभी भी अगर आपको AP निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी पहली 3 टर्म निकाल देते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज 4, 10, 16 डैश डैश डैश, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए 17 में इन्होंने कहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको एक AP दे रखी है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म दे रखी है 253। तो हमें क्या करना है, इसकी पीछे से 20th टर्म निकालनी है। हमें क्या करना है, इसकी पीछे से 20th टर्म निकालनी है। देखो पीछे से अगर आपको कोई टर्म निकालनी है, इसका फार्मूला होता है, मगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको nth टर्म के फार्मूले से ही करवा रहा हूँ। सही है, वो हम असाइनमेंट में देखेंगे कि पीछे से अगर आपको 20th टर्म निकालनी है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। पहले आप इसी फार्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए अगर आपको पीछे से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सीरीज को रिवर्स से लिखते हैं। रिवर्स से मतलब पीछे से लिखने चालू कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द 20th टर्म from last, we will write the given AP from behind, मतलब पीछे से लिखना चालू कर देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 253, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 248 डैश डैश डैश, और लास्ट में 13, 8 और 3। क्लियर है। हमने क्या किया, पीछे से 20th टर्म निकालने के लिए सीरीज को ही उल्टा लिख दिया। हमने सीरीज को ही हमने क्या किया है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसकी 20th टर्म निकाल लीजिए, तो अपने आप ही क्या होगा, पीछे से आपको 20th टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे nth टर्म का क्या फॉर्म होता है, तीनों an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 253, n कितना है 20, और d क्या होगा a2 माइनस a1, लिख लेना आप, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो ये आएगा 248 माइनस 253, तो ये आ जाएगा -5। तो ये आएगा 253 माइनस 95, तो ये आएगा 158। तो इसका मतलब आप लैंग्वेज बना के लिख देना, इसकी जो 20th टर्म होगी फ्रॉम लास्ट वो कितनी होगी 158 होगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखी है, इसकी पीछे से 20th टर्म पूछी है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से ही क्या करते हैं AP को लिखना चालू कर देते हैं और फिर इसकी 20th टर्म निकाल दो, तो वो इसकी क्या होगी 20th टर्म होगी फ्रॉम लास्ट।
अच्छा यहाँ पे आप बिहाइंड की जगह लास्ट लिखना, वो प्रॉपर वर्ड है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म इज 44। और सिक्स और 10 टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको, 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। आपको क्या करना है, इसकी पहली तीन टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको फोर्थ और एट टर्म का सम दे रखा है 24, सिक्स और 10 टर्म का सम दे रखा है 44। अब आपको क्या करना है, इसकी पहली तीन टर्म्स क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए। थर्ड टर्म का क्या, फोर्थ टर्म का क्या फॉर्म होता है, a + 3d और एट टर्म का a + 7d। तो कितना आ जाएगा, 2a + 10d = 24। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a + 5d किसके बराबर आ गया, 12 के। यहाँ पर देखिए सिक्स टर्म का क्या फॉर्मूला है, a + 5d और 10 टर्म का a + 9d। तो कितना आएगा ये, 2a + 14d = 44। 2 से डिवाइड कर दीजिए, a + 7d = 22। अब देखिए, अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर a और d फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आपको a और d पता लग गया तो पहली तीन टर्म आप इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ है a + 5d = 12 और दूसरा है a + 7d = 22। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। -2d = -10, तो d आ जाएगा 5। अब देखिए भी है a + 5d कितना दे रखा है, 12। तो a एज इट इज, d की वैल्यू रख दीजिए 5। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आना -30। तो a आ गया -30, d आ गया 5। अब आप क्या करिए, इसकी पहली तीन टर्म्स निकाल लीजिए। तो लिख देना therefore फर्स्ट थ्री टर्म्स आर -13, सेकेंड टर्म की होगी, ऐड कर लीजिए -8 और फिर d इसमें ऐड कर लीजिए -3। तो ये इसकी जो है पहली तीन टर्म्स आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में इन्होंने कहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने जो है 1995 में काम करना स्टार्ट किया। देखिए इसमें कहा सुब्बा राव ने काम करना चालू किया 1995 में। उस वक्त उसकी जो सैलरी थी वो थी 5000 रुपीज। अब आपको बताना है अगर उसका एनुअल इंक्रीमेंट जो है 200 रुपीज है तो 7000 सैलरी उसकी कब होगी, इंक्रीमेंट कितना है 200 रुपीज का एनुअल। तो आपको बताना है 7000 रुपए उसकी सैलरी कब होगी। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995 कितना है 5000 रुपीज।
देयरफॉर सैलरी ऑफ शुभा राव इन 1996 कितनी होगी 200 रुपीज, इसमें क्या हुआ इंक्रीमेंट हो गया, तो 5000 प्लस 200 कितना आ जाएगा 5200। एंड सैलरी ऑफ शुभा राव इन 1997 कितनी हो जाएगी 5200 में 200 जोड़ दो कितना आएगा 5400। क्लियर है? अच्छा अब आप क्या करिए, इसको तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसे सेकेंड टर्म और इसे थर्ड टर्म। अब आप देखिए D1 क्या होगा, D1 होगा A2 माइनस A1, कर दीजिए कितना आ रहा है 200, और D2 क्या आ रहा है A3 माइनस A2, वो भी कितना आ रहा है 200 आ रहा है। अब देखिए सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 200, तो इसका मतलब ये AP फॉर्म करता है, ये क्या करता है AP फॉर्म करता है। या तो क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा शुभा राव की जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो है 5000 रुपीज, और उसका जो इंक्रीमेंट होता है वो 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है हर साल, और ये 5000 जो है उसकी वो एनुअल सैलरी है। तो यहाँ पे आप बेशक लिख दीजिएगा एनुअल सैलरी ऑफ शुभा राव इन 1995। अच्छा देखिए 1995 में तो उसकी 5000 रुपीज थी, 1996 में 200 बढ़ गई, 1997 की में फिर 200 बढ़ गई, तो इसका मतलब ये AP फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? अच्छा आप बेशक 1995 की जगह यहाँ फर्स्ट ईयर लिख दीजिए, उससे ज़्यादा आसान रहेगा, ये सेकेंड ईयर और यहाँ पे थर्ड ईयर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट इन एनथ ईयर सैलरी ऑफ शुभा राव इज इक्वल टू 7000, मतलब एनथ ईयर में जो है उसकी सैलरी क्या होगी 7000 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल देंगे। देयरफॉर AN किसके बराबर दे रखा है इन्होंने 7000 के, फिर आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। डी कितना दे रखा है आपको 200, ये इधर चला जाएगा, तो N कितना आ जाएगा 11 है, मतलब 11th ईयर में जो होगी उसकी सैलरी वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। देखिए हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर क्यों लिया, इससे हमें इजी पड़ रहा है, नहीं तो हमें क्या करना होता काउंट करके लिखना पड़ता कि कौन से सन में होगी। सही है, तो हम सीधा लिख देंगे कि 11th ईयर में उसकी जो एनुअल सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। बस इसमें आप लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, उसी में आप दिक्कत कर सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन काफी इजी है। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving is ₹20.75, find n। देखिए इन्होंने कहा रामकली जो है फर्स्ट वीक में वो ₹5 सेव करती है, और वो क्या कर रही है वीकली जो है अपनी सेविंग बढ़ाती चली जा रही है, कितना 1.75 रुपीज। तो आपको ये बताना है अगर उसकी nth वीक में जो है सेविंग हो जाती है 20.75, तो हमें n की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
देखिए पहले वीक वो 5 रुपये सेव कर रही है, उसके बाद हर वीक वो इतने पैसे क्या कर रही है, बढ़ाकर सेव कर रही है, बढ़ाकर सेव कर रही है। तो आपको बताना है कौन से वीक में, अगर वो nth वीक में इतने पैसे सेव कर रही है तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे कि ये जो कंडीशन है वो एपी बनाती है। वो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेविंग ऑफ रामकली इन फर्स्ट वीक, वो है ₹5। सही। देयरफॉर सेविंग ऑफ रामकली इन सेकेंड वीक, इसमें आप ऐड कर दीजिए 1.75, तो ₹6.75 आ जाएगा। एंड सेविंग ऑफ रामकली इन थर्ड वीक, इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसे तो हम A1 मान लेंगे, इसे A2 और इसे A3। तो पहले ना आप लोग प्रूव कर देना ये AP बनाता है। कैसे करोगे, D1 निकालेंगे हम पहले। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। और फिर D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। अब देखिए सिंस D1 इज इक्वल टू D2, फिर लिख देगा देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। अब देखिए नाउ an कितना दे रखा है 20.75, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों 5 और d 1.75, तो आएगा n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू, इसे इधर ले आओ, ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे इससे कैंसिल कर देना 9 आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मतलब 10th वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी ₹20.75।